गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। दीपावली की छुट्टियों के बाद में एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और पीछे की वीडियो में हमने मुग़ल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में स्टडी किया था। हमने कुछ एक प्रथाओं के बारे में बात की थी। बाबर हुमायूं को समय नहीं मिला, अकबर ने जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ अडॉप्ट की थी उसमें हमने कुछ एक प्रथाएं जो थी उसमें हमने देखा था कि इस प्रकार से बंटाई प्रथा है, कनकूत प्रथा है और जाप्ती प्रथा के बारे में हमने बात की थी। कनकूत और बटाई प्रथा एस्टिमेटेड मेजरमेंट होता था उसमें उत्पादन का, और उसके आधार पर 1/3 जो है वो सरकार के पास में और 2/3 है वो किसान के पास में होता था। ऐसा डिविडेशन किया गया था। अकबर भू राजस्व व्यवस्था में बेहतरी से सुधार करने वाला शासक था और अकबर की ये इच्छा थी कि वह भू राजस्व में कुछ नवीन आयामों को स्थापित करे। इसीलिए अकबर ने इन व्यवस्थाओं में कुछ नए प्रैक्टिकल भी किए, कुछ नए इनोवेशन भी किए, कुछ सफलता भी उससे मिली और बेहतरी से उसने एक बेहतरीन भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की, जिसके ऊपर आधारित करते हुए जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने तक जो है कुछ व्यवस्थाएं चलती रही। और मुग़ल काल का किसान जो था वो अंग्रेज़ों के किसानों से ज़्यादा महफूज और इज़्ज़त के साथ में अपना ज़िंदगी बसर कर सकता था। उसका श्रेय है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को ही जाता है। करोड़ी प्रथा 1573 में लागू की गई थी अकबर के द्वारा और नॉर्थ इंडिया में लागू की गई थी। इसमें नॉर्थ इंडिया के टोटल भू राजस्व क्षेत्र जो जहाँ पे कृषि उपज होती थी जो मुग़लों के अधीन था उसको 182 डिवीज़न में बांट के प्रत्येक डिवीज़न जो परगने स्तर की होती थी, जिसको आजकल हम पंचायत समिति बोलते हैं, और उसके ऊपर एक अधिकारी होता था जिसको करोड़ी अधिकारी बोलते थे, जो आमिल की पोस्ट थी एक्चुअली प्रशासन में। उसको एक परगने से या एक अपने डिवीज़न से 1 करोड़ दाम एकत्रित करने होते थे। दाम जो है वो तांबे की मुद्रा थी, तो इसे में रुपए में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1/40 का रेशियो उसमें था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 182 करोड़ दाम 182 करोड़ी अधिकारियों को जो है वो कलेक्ट करना था, और इसीलिए इस प्रथा का नाम करोड़ी प्रथा रखा गया था और इस अधिकारी का नाम करोड़ी रखा गया था। 1573 में लागू की थी। अकबर के शासन का जो साल था वो लगभग 18वां साल इस समय था और उस समय उन्होंने इसको लागू किया था। ये प्रथा कुछ समय तक चली, लेकिन बाद में इसको जो है डिस्पर्स कर दिया गया और अकबर ने 1580 में एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था लागू की, जिसके बारे में आपने छोटी क्लासों में भी देखा होगा। आईने दहसाला जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं, जिसको हम एक रेतवाड़ी प्रथा भी बोलते हैं। इन सब के पीछे ये नाम है। आईने दहसाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1571 से लेकर 1580 तक के उत्पादन के जो अनाजों के जो मूल्य थे या जो उनकी क्वांटिटी थी उसके आधार पर उन्होंने मेजरमेंट किया, इसलिए 10 साल लगाने के कारण आईने दहसाला। और इसके अलावा इसमें जो है 1 करोड़ इसके अलावा जैसे टोडरमल जो केंद्रीय दीवान था उसकी देखरेख में ये काम हुआ, इसलिए इसका नाम था इसका नाम रहा टोडरमल बंदोबस्त। और रैयत अर्थात किसान के साथ में भू राजस्व समझौता संपन्न किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा रैयतवाड़ी प्रथा। ये तो 3 नामों का इतिहास इसमें हम बता सकते हैं। और ये वास्तव में जब्ती प्रणाली थी उसमें भूमि का मेजरमेंट होता था और नपाई होती थी, उसके आधार पर ही इसका मेजरमेंट होता था। उसमें तंदुरुस्त उसको करके थोड़ा शेरशाह सूरी ने जो प्रणाली चलाई थी जब्ती, उसी में रिनोवेशन था एक तरीके से हम देखें तो। यूँ कह सकते हैं कि अकबर जो है उसका पूर्वगामी शेरशाह था, टोडरमल भी वहीं पे काम करते थे और उन्हीं की जो कमियां थी उनको दुरुस्त करके इन्होंने ये प्रथा लागू की थी। आईने दहसाला की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। इसमें इलाही गज भूमि की पैमाइश के लिए काम में लिया जाता था, जो 33.5 इंच का या 41 अंगुल का था, जो सिकंदरी गज के जो 39 अंगुल और 32 इंच का था उससे अलग था। इसमें पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पर जरीब का प्रयोग होता था। जरीब जो होती थी वो एक बांस की डंडी होती थी और उस डंडी के लोहे के छल्ले लगे होते थे ताकि
बरसात की सीज़न में रस्सी सिकुड़ती और फैलती है, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं रहेगा, इसका एक ही स्टैंडर्ड रहता था। भूमि का उपजाऊपन के आधार पर इसमें वर्गीकरण किया गया था बाकायदा। पोलज प्रकार की भूमि है वो भूमि होती थी जहाँ प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होती थी, यहाँ हर साल खेती होती थी और ये सबसे बेस्ट भूमि थी। परतज है उसको 1 साल छोड़ के आप बोते थे उसमें, और चच्चर जो है उसमें 3 साल बोते थे, और बंजर जो है उसको 5 साल छोड़ के उसमें भूमि छोड़ देते थे। ये सबसे कमज़ोर थी। तो पोलज सबसे अच्छी भूमि है, प्रतिवर्ष बोई जाती है उसमें। 1 साल छोड़ के जिसको हम अड़ावा बोलते हैं वो परतज होती है। चच्चर जिसको 3 साल छोड़ना पड़ता है क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी। और 5 वर्ष, तो ये 4 तरह की भूमियों का निर्धारण किया गया। और फिर भूरास्व का निर्धारण जो है वो प्रत्येक उत्पादन श्रेणी के लिए अलग अलग होता था, और उसमें 10 साल में कैसा अनाज तैयार हुआ है उसके दस्तूर उल अमल जो है उसको बोलते हैं, उसकी श्रेणियाँ बनती थी। जैसे कि मान लो पोलज है, पोलज प्रकार की ज़मीन जितनी भी है ना उसमें 10-10 साल में कौन कौन से प्रोडक्शन हुए। परतज में कितने थे प्रोडक्शन हुए, और इनके 10 साल का एवरेज निकाल लेते थे। जैसे मान लो किसी साल 9 मण हुआ, किसी साल 10 मण, किसी साल 11 मण हुआ, वो 12 मण, सारे जितने भी मण हैं उन सबको जोड़ के 10 का भाग लगा देते हैं तो एवरेज आ जाएगा, और उस एवरेज का 1/3 जो है वो रेवेन्यू के रूप में ले लिया जाएगा। इस तरीके से ये इसका डिटर्मिनेशन होता था। वो पोलज के लिए अलग है, परतज के लिए अलग है, चच्चर के लिए अलग है, बंजर के लिए अलग है। तो इस तरीके से सारी भूमियों का 10-10 साल का उत्पादन, और फिर प्रत्येक श्रेणी में उसका औसत निकालकर उस औसत का 1/3 प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग होता था। और शेरशाह सूरी के समय क्या था कि उत्तम, मध्यम और निम्न 3 प्रकार की भूमियों का वर्गीकरण किया गया, और तीनों प्रकार की भूमियों को जोड़कर और 3 का भाग लगाकर उसका एवरेज निकाल दिया, और फिर उसका 1/3 लिया, जिससे क्या हुआ कि जो सबसे निम्न कोटि की भूमि थी ना उसके लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन पर देना पड़ा, और यहाँ पर सबके लिए अलग अलग निकाला गया। इसलिए ये एक सुधरी हुई व्यवस्था का परिचायक था। ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन अकबर की व्यवस्था थी जिसकी वजह से पॉपुलर रहा। ओके, थैंक यू।